नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज़ में। आज की कहानी एक ऐसे संघर्षरत महिला की है जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और जीवन के अंतिम क्षणों में या यूँ कहिए जीवन के मध्यकाल में उसको बहुत बड़ी सफलता मिली अपने संघर्ष की। कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जहां मान्या अपने 10 साल के बेटे के साथ एक झोपड़ी में अकेले रहा करती थी। मान्या के पति या यूँ कहें उसके बेटे राहुल के पिताजी आज से 10 साल पहले एक बार जब मान्या ने उनके ऊपर दबाव डाला कि अब शादी कर लीजिए और वो गर्भवती थे, सुबह शादी करने के बहाने वो रात को ही गायब हो गए। तब से उनका ना कोई पता था, ना कोई समाचार मिल रहा था। मान्या कभी कभी जब रात में सोती थी तो वो अपने पुराने यादों में खो जाती थी कि कब उसकी मुलाकात राहुल के पिता से हुई थी। वो कितने सुंदर थे, कितनी मीठी मीठी बातें करते थे और हमेशा जीवन मरण एक साथ रहने की कल्पना करते थे। उस प्यार भरी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया जब मान्या ने उनको बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और उस रात बड़ी अच्छी तरह से बिताने के बाद सुबह वो अपने जब काम के लिए निकले तो फिर वापस नहीं आए। दिन बीत रहे थे। अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए मान्या ने झाड़ू लगाना शुरू किया, अपने घर की सफाई करती थी, होटलों में झाड़ू लगाती थी, बर्तन मांजती थी और दिन प्रतिदिन दिन इस तरह से कटते जा रहे थे। धीरे धीरे करके राहुल जब 4-5 साल का हो गया तो उसको एक विद्यालय में जाके एडमिशन करा दिया। बच्चे की फीस के लिए उसने अपना काम और ज़्यादा शुरू किया, ज़्यादा घरों में काम करने लगी। परिणाम उसका ये निकला कि उसकी ज़िंदगी जवानी में ही बुढ़ापे की तरह हो गई, आंखें धंस गईं और परेशान अलग से रहने लगी। राहुल से जब उसके स्कूल में जाता था, जब तक नहीं समझ पा रहा था तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब राहुल 7-8 साल का हो गया तो लोग पूछते थे कि तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और तुम्हारे पापा क्यों तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते। राहुल चूँकि छोटा बच्चा था आ करके माँ की गोद में लेट जाता। अपनी तोतली बातों से वो पूछता, मम्मा मेरे पापा कब आएंगे, वो कहाँ रहते हैं, हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं। यद्यपि मान्या के दिल में भी टीस होती थी अपने पति के लिए भी और बच्चे के तानों के लिए। फिर वो रात में जब सोती थी तो फिर अपने उन्हीं दिनों में चली जाती थी कि जब वो गर्भवती थी, गांव के लोगों ने किस तरह उसे ताने मार करके गांव से बाहर कर दिया था। गांव की महिलाएं उसे कुलक्षणी और कुलनाशिनी, कलंकिनी कहा करती थी। लेकिन इन सब चीज़ों को बिना ध्यान दिए हुए वो अपने संघर्ष में लगी रही और एक दिन उसने राहुल जैसे सुंदर बच्चे को जन्म दिया। गांव से कोई भी आदमी उसे देखने तक नहीं आया। माँ बाप ने भी उसे कुलक्षणी कह करके घर से निकाल दिया था। अब वो अकेले उस झोपड़े में रहती थी और रात के समय अपने सपनों में खो जाती थी कि एक ना एक दिन उसका बेटा भी बड़ा होगा और अन्य लोगों की तरह वो भी अच्छी गाड़ी से चलेगा। और अपने दुख को वो धीरे से अपनी टीस को अपने हृदय में समाहित कर लेती थी। समय बीतता गया। राहुल अब हाई स्कूल पास कर चुका था, लेकिन आज भी उसके मन में केवल एक ही विचार आता था, मेरे पिताजी कहाँ चले गए, उन्होंने मम्मी को क्यों छोड़ दिया, मम्मी में हमारी कौन सी गलती थी, क्योंकि मम्मी तो हमारी इतनी अच्छी हैं, हर तरह से मेहनत करके मुझे पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। रात को जब राहुल पढ़ने लिखने के बाद अपनी माँ के पास सोता था तो उसे भी वो बताता था, माँ तुम परेशान ना हो, आने वाले दिनों में मैं पढ़ाई करके एक अच्छा अधिकारी बनूंगा और तब तुम्हारे ये सारे दिन दूर हो जाएंगे। हम भी झोपड़ी छोड़ करके बड़े बड़े शहर चलेंगे और वहाँ अच्छे घरों में रहेंगे। मान्या बच्चे की बातों को सुन करके उसका दिल तो नहीं तोड़ती थी, किंतु इतना ज़रूर मन में सोचती थी कि शायद मेरे मुकद्दर में सुख नहीं लिखा है, अन्यथा इसके पापा मुझे छोड़कर क्यों चले जाते।
समय बीता। राहुल जब हाई स्कूल में गया तो एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछ लिया कि तुम कितने गंदे हो, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा कुल पता नहीं है, केवल तुम्हारी माँ है, और माँ भी तुम्हारी इतनी कुलक्षणी है कि उसको लोगों ने गांव से निकाल दिया है। राहुल उसके सामने तो कुछ नहीं बोला, किंतु माँ के सामने आके फूट फूट कर रोने लगा कि माँ, आखिर ये क्या कारण है कि पापा अपने पास नहीं आए। उसने कहा, बेटा तुम्हारे पापा बहुत दूर चले गए हैं कमाने के लिए, और जब उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो एक ना एक दिन वो तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन उस दौरान तुम्हें इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई करनी है कि तुम जैसा कहते हो एक अच्छे ऑफिसर बन जाओ। राहुल उसकी बातों में आ गया, फिर भी उसके मन में तो एक धारणा थी ही कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर मैं अधिकारी बन गया या मैं सर्विस में आ गया तो अपने पिता को एक दिन ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। इन्हीं सोच विचार में उसको कब नींद आ गई। सुबह का दिन इतवार का था, स्कूल जाना नहीं था, इसलिए वो देर तक सोता रहा। माँ ने जब उसको काम पे जाना हुआ तो उसको जगा के कहा, बेटा चाय बन गई है, तुम चाय पी लो और पढ़ाई करो, मैं लोगों के काम को निपटा के आती हूँ। शाम के समय जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे, राहुल अपने घर पढ़ाई कर रहा था, तो उनके गांव में उसके झोपड़ी के सामने कारों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। राहुल उत्सुकता बस बाहर आया कि इतनी रात गए कौन सा आदमी हमारे घर पे आ गया है। बच्चे की उत्सुकता देख करके उसको हाथ पकड़ करके माँ भी हाथ में छोटा सा चिराग लेके बाहर आई तो देखती है उसके दरवाजे पे 3-4 लग्जरी कारें खड़ी हुई हैं। उसको उस समय तक तो लग्जरी कारों का कोई मतलब नहीं समझता था, लेकिन कारों की लंबाई और शानदार चमक को देख करके वो समझ गई कि ये कारें बहुत कीमती होंगी। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद कार का दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग बाहर निकले, जिनके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी, आँखों पे सुनहरा चश्मा था और सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने पूछा कि क्या ये मान्या का घर यही है? उसने कहा, बाबा मान्या का घर नहीं, झोपड़ी कहिए, ये एक छोटी सी झोपड़ी है और ये मान्या का घर है और मान्या मैं ही हूँ। वो बुजुर्ग जैसे ही सुने कि ये मान्या ही है, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़ के बोले, बेटा तुम्हें मालूम है कि तुम मेरी बहू हो? उसने कहा, वो अंकल हमें ये सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया था और जिसके मैं बच्चे की माँ बनने वाली थी तभी वो मुझे छोड़ करके चला गया था। वो बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, वो आपको छोड़ के नहीं गया था, बल्कि वो मेरा बेटा था और हम लोगों के दबाव में वो घर आया था और घर पे आपसे शादी करने की बात कही थी, किंतु हम लोगों के दबाव में ना तो वो आपसे शादी कर सका और ना ही उसने कोई दूसरी शादी की। आज 11-12 साल और 15 साल के करीब बीत चुके हैं, वो न शादी करता है न कुछ करता है, अपने काम से काम रखता है। मेरा बहुत बड़ा सोने चांदी का व्यापार है और वो उसी में व्यस्त रहता है, लेकिन आए दिन वो तुम्हारी फ़ोटो अपने पास रखता है, उसी से प्यार करता है और यहाँ तक कि वो किसी अन्य लड़की को हम लोगों के दबाव डालने के बाद भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आज थक हार करके हम लोगों ने अपने बच्चे के आगे समर्पण कर दिया है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ आने पे पता चला कि तुम्हारी इस कहानी बड़ी संघर्षपूर्ण है। तुमने इस अपने बच्चे को, शायद ये तुम्हारा बेटा ही है, आप पालने के लिए बड़ी मेहनत की है, लोगों के घर झाड़ू लगाए हैं और बर्तन तक मांजे हैं। आज से बेटा तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो गई। आज तुम करोड़पति नहीं, एक अरबपति की बहू हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मान्या के आंखों में आंसू आ गए और वो जा करके राहुल से चिपक गई, रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, देख राहुल, मैं कहा करती थी ना कि एक दिन तुम्हारे पापा ज़रूर आएंगे। आज तुम्हारे पापा तो नहीं आ सके कुछ कारणवश, लेकिन तेरे बाबा ज़रूर आए हैं। आकर के इनके पाँव छुओ और अब हम लोगों के ज़िंदगी के हो सकते हैं दुख खत्म हो जाएं, क्योंकि बाबा जी बता रहे हैं कि एक अरबपति हैं, इनका सोने चांदी का व्यवसाय है। राहुल बचपने में तो बचपना की वजह से जाकर के बाबा के पाँव छुए और क्रोध में बोला, बाबा
अब आप क्यों आए हैं, अब तो मैं कुछ दिन में खुद ही कमाने लगूंगा और वो सारी चीज़ें अपनी माँ को दे दूंगा जिसके लिए वो आज तक मेरे साथ संघर्ष कर रही है। उसके पिता ने कहा, बेटा तुम इन चीज़ों को अभी नहीं समझोगे, हमारी भी सोच यही थी कि हम एक बड़े आदमी हैं और अपने बेटे को दूसरी शादी करने के लिए मना ले जाएंगे, वो तुम्हारी माँ से शादी नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे पिताजी इतने ज़िद्दी निकले कि आज हमें तुम्हारी शरण में आना पड़ा और मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि चलो, बाबा और पोते का संबंध भाई भाई का होता है, तो ये समझ लो कि बाबा नहीं तुम्हारा भाई तुम्हें मनाने आया है। राहुल की आंखों में उनकी वेदना को देख करके दुख हुआ, क्योंकि वेदना वो सह चुका था। इसलिए उसने कहा, बाबा जी आप दुखी ना हो, हम आपके साथ चलेंगे और आज हमारी मुलाकात मेरे पिताजी से होगी। मैं उनसे यह सवाल ज़रूर पूछूंगा कि उन्होंने मुझे इतने दिन तक अपने से दूर क्यों रखा। फिर बाबा ने अपनी आंखों में आंसू भर के कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी का इसमें कोई दोष नहीं है, इसका दोषी मैं हूँ जिसने उनके ऊपर सामाजिक, और ये समाज है जिसने आपके माँ के ऊपर कहर किया, और उसी समाज के डर से मैंने आपके पिताजी को ये शादी करने से रोक दिया। दोस्तों, कहानी के अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कहानी केवल काल्पनिक है, और अगर इसका किसी के साथ रिजेम्बलेंस होता है तो ये हमारा कोई दोष नहीं है। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ा करे। धन्यवाद।